तो एपिसोड के स्टार्ट में हम तेंजुको नाम की एक गैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर योकोहामा से आई थी टोमान गैंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये लोग यहाँ पर मिजू मिडल 5 यानी कि टाकामिची गैंग की बहुत बुरी तरह से धुलाई करते हैं। और टाकामिची यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि इस तरह के नाम वाली कोई भी गैंग कभी पास्ट का हिस्सा नहीं थी, तो आखिर ये गैंग यहाँ पर कहाँ से आ गई। खैर वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी यहाँ पर टाटा किसके आ जाता है और इसने भी तेंजुको गैंग की यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। टाकामिची से देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और किसे किसे कहता है कि मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि तुम्हें बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब से कांटो इंसिडेंट की शुरुआत हो चुकी है। जो सुन टाकामिची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब था। टाकामिची यहाँ कुछ कहने वाला होता है लेकिन तब यहाँ सीन कट कर दिया जाता है क्योंकि इस सब के बारे में हमें आगे क्लियर कर दिया जाएगा कि आखिर किसके के कहने का क्या मतलब था। इसके बाद किसके कहता है कि पहले मैं टोक्यो मांझी गैंग के 3rd डिवीजन का कैप्टन था लेकिन अब मैं जनरल स्टाफ ऑफिसर हूँ योकोहामा की तेंजुको गैंग का। टाकामिची यहाँ कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो और तुमने ये तेंजुको गैंग को क्यों ज्वाइन किया है। जिस पर किसके कहता है कि मैं अपनी खुद की एक टोमान गैंग बनाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा जब माइकी के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय मुझे एक्सेप्ट करने के। इसकी बातें सुनकर टाकामिची को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। और तभी यहाँ पर हनमा भी आ जाता है और किसके को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंजुको गैंग के 4 हेवनली किंग में से एक कांजी मोचिजुकी भी यहाँ आ चुका होता है और वो कहता है कि मैंने सुना है कि टोमान गैंग के टोटल 5 डिवीजन हैं और क्या बाकी के 4 डिवीजन भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बेकार हैं। और उसने यहाँ पर चिफुयु को बहुत बुरी तरह से पीट रखा होता है और उसे उठाकर फेंकता है और कहता है कि मैं शिंजुकू जा रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर हमारे गैंग की फाइट टोमान गैंग के 2nd डिवीजन से चल रही है, तो मैं वहाँ जाकर देखता हूँ और तुम सब लोग यहाँ पर इन्हें अच्छे से सबक सिखाना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टोमान गैंग को खत्म करने का सारा क्रेडिट मोचिजुकी की टीम को मिलना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तेंजुको गैंग के सभी बंदे यहाँ मिजू मिडल 5 को घेर लेते हैं और इनकी धुलाई करने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर नाहोया ब्रदर्स आ जाते हैं और इन सबको अपनी बाइक से उड़ाते जाते हैं। जिसके बाद तेंजुको गैंग के सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि भाई ये लोग तो सचमुच में इन्हें अपनी बाइक से कुचल रहे होते हैं। और यहाँ तक कि इनकी गैंग के अपने बंदे ही इन्हें देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये लोग तो सचमुच में काफी ज्यादा खतरनाक हैं। जिसके बाद नाहोया कावाटा यानी कि एंग्री बाइक से उतरकर तेंजुको गैंग के सभी बंदों को धोना शुरू कर देता है और टाकामिची के पास आकर टाकोया की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो बंदा मुझे पीछे रोड पर काफी जख्मी हालत में मिला था, तो मैं इसे यहाँ ले आया और तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। टाकामिची कहता है कि ये तो सिर्फ दिखने में काफी ज्यादा एंग्री लगता है लेकिन वैसे तो ये बहुत अच्छे दिल का है। और तभी यहाँ पर स्माइली ब्रदर भी आ जाता है जिसे देखकर टाकामिची काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में ये 2 नाहोया ब्रदर्स होते हैं, एक का नाम होता है स्माइली और दूसरे का नाम होता है एंग्री। स्माइली ब्रदर हमेशा हंसता रहता है लेकिन उसका दिल काफी ज्यादा खतरनाक है और एंग्री दिखने में काफी ज्यादा गुस्सा लगता है लेकिन उसका दिल काफी अच्छा है। और ये दोनों भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं टोमान गैंग की 4th डिवीजन के और इनके बारे में टाकामिची की गैंग वालों को तो सब कुछ पता होता है लेकिन उसे ही इसके बारे में कुछ नहीं पता था। खैर इसके बाद शिफुयु को भी होश आ जाता है और दोनों नाहोया ब्रदर्स टाकामिची और शिफुयु को अपने साथ बाइक पर बिठाकर ले जाते हैं। असल में ये लोग जा रहे होते हैं तेंजुको गैंग से बदला लेने के लिए और रास्ते में स्माइली शिफुयु को चढ़ाने लगता है और कहता है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि मोचिजुकी ने तुम्हारी बहुत बुरी तरह से पिटाई की है। शिफुयु कहता है कि नहीं नहीं, बस उसने तो मुझे कुछ पंचेस मारे हैं और अब मैं भी तैयार हूँ एक रिवेंज मैच के लिए। स्माइली कहता है कि बस कर भाई, इतना ज्यादा टफ बनने की जरूरत नहीं है और वैसे भी वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि हम भी उससे एक बार हार चुके हैं। जोसुन टाकामिची कहता है कि क्या सचमुच तुम दोनों भी मोचिजुकी से हार चुके हो? आखिर वो बंदा कितना पावरफुल है कि उसने तुम्हें भी हरा दिया था। जिस पर स्माइली बताता है कि टोमान गैंग को ज्वाइन करने से पहले हम दोनों भाइयों की एक अपनी गैंग होती थी जिसका नाम था ट्विन डेविल्स गैंग और मोचिजुकी की भी अपनी एक गैंग थी और हम दोनों गैंग की अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी लेकिन कभी भी हमारी लड़ाइयों का फैसला नहीं हो पाता था। जिसके बाद बारी बारी हम दोनों भाइयों ने मोचिजुकी को 1v1 फाइट के लिए चैलेंज किया था ताकि इन दोनों ग्रुप की फाइट का फैसला हो सके लेकिन हम दोनों ही उससे हार गए थे। खैर इसके बाद ये लोग जा ही रहे होते हैं कि इन्हें तेंजुको गैंग के 2 बंदे दिखाई देते हैं तो ये दोनों भाई बाइक रोक कर कहते हैं कि तुम दोनों यहीं रुको और हम इनसे बात करके आते हैं कि तेंजुको गैंग का हाइड आउट कहाँ पर है। और ये दोनों जाते ही उनकी धुलाई पिटाई करना शुरू कर देते हैं और यहाँ टाकामिची चिफुयु से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे भी किसके का ही हाथ है। जो सुन चिफुयु भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये सब उसने किया है। टाकामिची कहता है कि मैं
जो कुछ भी कर लूं लेकिन फ्यूचर कभी भी चेंज नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे अलावा और कोई भी है जो कि टाइम ट्रेवल कर सकता है और वो हर बार फ्यूचर को चेंज कर देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसके ही है जो कि मेरे तरह ही टाइम ट्रेवल कर सकता है। जो सुनकर पहले तो चिफुयू को इसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता, जिस पर टाकामिची कहता है कि जरा सोच कर देखो, अगर मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ तो हो सकता है कि वो भी कर सकता हो। और इसकी बात सुनकर चिफुयू भी कहता है कि हाँ शायद ऐसा हो भी सकता है। टाकामिची चिफुयू से कहता है कि याद करो तुमने मुझे बताया था कि माइकी किस तरह से डेस्परेट था किसके को टोमान गैंग में शामिल करने के लिए, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि किसके की टोमान छोड़ देने की वजह से आगे चलकर माइकी ने टोमान गैंग की सारी डार्कनेस यानी कि सारी बुराइयों को अपने अंदर समा लिया होगा, जिस वजह से वो आज से 12 साल बाद वाला माइकी यानी कि एक ईवल बंदा बन गया है। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसी वजह से मैं फ्यूचर को चेंज नहीं कर पा रहा और मैं जो कुछ भी ट्राई करता हूँ वो सब फेल हो जाता है, लेकिन अब मुझे किसके का असल मकसद पता चल चुका है और शायद मुझे ये भी समझ में आ गया है कि आगे चलकर किसके अपनी खुद की एक टोमान गैंग बनाने वाला है, जिसके बाद वो अपने हर एक मकसद को पूरा करेगा। टाकामिची की बातें सुनकर चिफुयू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हाँ शायद इसी वजह से ही तुम हर बार फेल हो जाते हो। जिसके बाद चिफुयू टाकामिची को चेयर अप करने की कोशिश करता है और अजीब अजीब फेस बनाकर उसे हंसाने की कोशिश भी करता है। जिसके बाद हम मित्सुयू को देखते हैं जो कि अकेले ही मोचिजुकी से लड़ रहा होता है और उसे काफी अच्छी टक्कर भी दे रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेटानी ब्रदर्स आ जाते हैं और उनमें से एक ब्रदर पीछे से आकर सीधा मित्सुयू के सर पर अटैक करता है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और मोचिजुकी हिटानी ब्रदर पर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार पर हमला करने की। जिस पर हिटानी ब्रदर कहता है कि तुम हमेशा सारा क्रेडिट लेने के चक्कर में रहते हो, लेकिन इस बार हमारा ओपोनेंट टोमान गैंग है तो हम इस गैंग को कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे अगर हम हमेशा तुम्हारे माइंडसेट से काम करते रहे तो। और दूसरी तरफ हम टेंजुको के 4 हेवनली किंग में से एक शिन मादरामे को भी देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है टोमान गैंग के बंदों को। और इसके बाद हम नाहोया ब्रदर्स टाकेमिची और चिफुयू को देखते हैं जहाँ उनको टेंजुको गैंग का हाइडआउट मिल चुका होता है और वहाँ पर काफी सारे टेंजुको गैंग के बंदे भी मौजूद होते हैं और साथ ही यहाँ पर टेंजुको के बिग 4 में से एक ब्रोलर कोकोचो भी यहाँ मौजूद होता है और वो इन्हें देखकर कहता है कि तो फाइनली तुम लोग यहाँ तक आ ही गए टोमान गैंग। चिफुयू कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग पहले से ही हमारा यहाँ पर वेट कर रहे थे। जिसके बाद काकुचो की नजर टाकामिची पर पड़ती है और वो अपने गैंग के सभी बंदों को यहाँ से बाहर भेज देता है और कहता है कि वैसे तो मैं ज्यादातर ईमानदारी की फाइट नहीं करता हूँ, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल फेयर फाइट करने वाला हूँ क्योंकि इस बार मैं तुम चारों से अकेले लड़ूंगा। अब भाई इस बंदे का कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल का होता है। खैर इसके बाद स्माइली आगे बढ़ता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं अकेला ही तुमसे फाइट करूंगा। जिस पर काकुचो टाकामिची की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि लेकिन मुझे तो सबसे पहले टोक्यो मांजी गैंग के फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन से फाइट करनी है, क्योंकि मैंने सुना है कि फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन होने का मतलब है कि वो यहाँ पर तुम चारों से सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, तो इसलिए मुझे सबसे पहले इसी से फाइट करनी है। इसकी बातें सुनकर टाकामिची की काफी ज्यादा फट जाती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है और कहता है कि भले ही ये टेंजुको के बिग 4 में से एक है लेकिन फिर भी मुझे इसे हराना होगा। चिफुयू टाकामिची को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी टाकामिची इससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद सीन कट होता है और फाइनली हम हमारे लोंडे माइकी को देखते हैं। वो समंदर के किनारे बैठकर एंजॉय कर रहा होता है और इसके बिल्कुल बगल में ही एक और बंदा भी बैठा होता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम है इजुना। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और माइकी से कहता है कि हम फिर जरूर मिलेंगे। असल में यही बंदा होता है टेंजुको गैंग का लीडर इजुना। और इसके बाद हम दोबारा से टाकामिची का सीन देखते हैं जहाँ वो काकोचो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और काकोचो को देखकर उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे शायद उसने इसे पहले भी कहीं देखा है। जिसके बाद टाकामिची इसे एक जोरदार पंच दे मारता है, लेकिन इसके पंच को डॉज करने के बजाय काकोचो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और स्माइल करता है, जिस वजह से उसका पंच सीधा उसके फेस पर जा लगता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। काकोचो को जमीन पर गिरा हुआ देखकर उसे फाइनली कुछ याद आता है कि ये बंदा तो उसके बचपन का दोस्त है जिसे वो पहले काकू चन बुलाया करता था। जिसके बाद टाकामिची भागता हुआ काकोचो के पास आता है और काकोचो इसे देखकर कहता है कि डमी मिची तुमने काफी देर लगा दी मुझे पहचानने में। असल में ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन जब ये लोग छोटे थे तो काकोचो की फैमिली दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गई थी, जिस वजह से वो इसे पहचान नहीं पाया था। जिसके बाद काकोचो टाकामिची से पूछता है कि आखिर ये किसके किस तरह का बंदा है और इसे टोमान गैंग ने अपनी गैंग से क्यों निकाल दिया था। टाकामिची बताता है कि उसने टोमान गैंग को टेक ओवर करने की कोशिश की थी और साथ ही टाकामिची इसे हेल्प भी मांगता है और कहता है कि प्लीज तुम मेरा साथ दो क्योंकि मुझे किसके के बारे में कुछ पता लगाना है। जिस पर काकोचो इसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता।
क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ तेंजुको गैंग के लीडर के नाम कर दी है, यानी कि इजना के नाम, जिसका मतलब है कि अब हम दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ड्रॉकिन ने एक अर्जेंट टोमान गैंग की मीटिंग बुलाई होती है और यहाँ पर टोमान गैंग के सभी मेंबर्स मौजूद होते हैं। और टाकामिची यहाँ मन में सोच रहा होता है कि कहीं मैं किसी के बनाए हुए जाल में फंसता तो नहीं जा रहा हूँ, या फिर ऐसा तो नहीं है कि हमारी गैंग में से कोई गद्दार है जो कि किसके को सब कुछ बता रहा हो। चिफुयू टाकामिची को देखकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम किस बारे में सोच रहे हो। टाकामिची कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। खैर इसके बाद ड्रॉकिन कहता है कि योकोहामा से तेंजुको नाम की एक गैंग आई है जिसने हमारी गैंग के अलग अलग डिवीजन पर अटैक किया था। टोमान गैंग के बंदे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले तेंजुको नाम की किसी भी गैंग के बारे में कभी नहीं सुना था। जिस पर ड्रॉकिन इन्हें बताता है कि ये एक नई गैंग है जो कि योकोहामा से आई है और अभी तक हमें नहीं पता कि ये गैंग कितनी खतरनाक है और ये यहाँ क्यों आई है। और इस गैंग ने सबसे पहले हमारे फर्स्ट डिवीजन पर अटैक किया था, जिसके बाद टाकामिची और चिफुयू आगे आते हैं और इन्हें बताते हैं कि हम लोगों पर सबसे पहले टीम मोचिजुकी ने अटैक किया था। ड्रॉकिन कहता है कि कौन मोचिजुकी, जिस पर स्माइली इन्हें बताते हैं कि वो कांजी मोचिजुकी था जो कि पहले जोगिम नाम की एक गैंग का लीडर हुआ करता था, लेकिन अभी उसने तेंजुको गैंग को ज्वाइन कर लिया है। जोगिम गैंग का लीडर यानी कि कांजी मोचिजुकी का नाम सुनकर टोमान के कुछ बंदे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि वो बंदा तो सचमुच काफी ज्यादा खतरनाक है और साथ ही वो S62 जनरेशन से भी बिलोंग करता है। मित्सु बताता है कि उस गैंग में हेटानी ब्रदर्स भी हैं और वो भी S62 जनरेशन से ही हैं और साथ ही मादरामे भी इस गैंग का हिस्सा है जिसे माइकी ने कुछ टाइम पहले हराया था। माइकी कहता है कि तेंजुको गैंग के सभी लोग S62 जनरेशन से बिलोंग करते हैं और लगता है कि वो सब एक गैंग में इसीलिए शामिल हुए हैं कि वो लोग मिलकर टोमान गैंग को खत्म कर सकें। जिसके बाद माइकी भी बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और वो कहता है कि जो भी हो जाए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और अगला अटैक हम तेंजुको पर करेंगे। माइकी की बात सुनकर गैंग के सभी बंदे भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं कि हम उनकी बैंड बजा देंगे। टाकामिची चिफुयू से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ किसके के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा हो। चिफुयू कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लग रहा है तो तुम फ्यूचर में जाकर ये सब कुछ क्यों नहीं देख लेते हैं। जिसके बाद टाकामिची सीधा भागता हुआ हिनाटा के घर आ जाता है क्योंकि ये बात हम सभी जानते ही हैं कि वो जैसे ही नारुतो से हाथ मिलाता है तो वो वापस से फ्यूचर में चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब टाकामिची वापस से फ्यूचर में आ चुका होता है और पास में होने वाली सभी बातें उसने नारुतो को बता दी होती हैं। टाकामिची की बातें सुनकर नारुतो कहता है कि अगर सचमुच में किसके टाइम ट्रेवल कर सकता है तो उसे रास्ते से हटा देना होगा, मतलब उसे मार देना होगा। नारुतो कहता है कि अरे फिक्र मत करो, मैं बस मजाक कर रहा हूँ और उसे हम मारेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो तुम्हारा फ्यूचर चेंज कर रहा है तो तुम उसका फ्यूचर चेंज कर रहे हो। नारुतो कहता है कि पास्ट में किसके तेंजुको गैंग का यूज करके टोमान गैंग पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट्स में अब तेंजुको गैंग एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसका मतलब है कि किसके अपने मिशन में फेल हो चुका है और पता नहीं कि अब वो पास्ट में जाकर क्या करने वाला है। और तभी टाकामिची बोर्ड पर इजना की पिक्चर देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और नारुतो से पूछता है कि ये इजना कौन है। नारुतो बताता है कि ये तो टोमान गैंग के टॉप ब्रेस में से एक है जो कि पहले ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था। भाई आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि इजना तो तेंजुको गैंग का लीडर है ना, तो वो टोमान गैंग में कैसे आया। जैसे हम लोग कंफ्यूज है ना, वैसे ये दोनों भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस पर नारुतो कहता है कि चलो मैं इजना के बारे में पुलिस से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ और इसके बारे में और पता लगाने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद टाकामिची यहाँ से चला जाता है और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ टाकामिची कहीं जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि कोको और इनोपी भी तो ब्लैक ड्रैगन के ही मेंबर थे ना, तो आखिर वो लोग कहाँ हैं और अगर वो मुझे मिल जाते हैं तो मुझे मेरे काफी सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और तभी इसकी नजर पास मौजूद चर्च पर पड़ती है और ये वही चर्च होता है जहाँ क्रिसमस आर्क हुई थी और इन सभी ने ब्लैक ड्रैगन गैंग से फाइट की थी। टाकामिची यहाँ बैठकर सोच रहा होता है कि तब मैंने तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही किया था, मैंने किसके को भी टोमान से निकलवा दिया था और यूजुहा को टाइजू के हाथों मरने से भी बचा लिया था, लेकिन फिर भी फ्यूचर चेंज क्यों नहीं हुआ। और ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान होकर चिल्लाने लगता है और तभी पास मौजूद बैठा एक बंदा इसे कहता है कि परेशान मत हो, बस उसके लिए दुआ करो कि वो जहाँ भी है वो रेस्ट इन पीस में रहे। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ताइजू होता है और ये बात कर रहा होता है अपने छोटे भाई यानी कि हाकी की, क्योंकि वो अब मर चुका होता है। ताइजू को देखकर टाकामिची की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है, लेकिन ताइजू अब पहले से काफी ज्यादा सुधर चुका होता है और टाकामिची ताइजू से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद टाकामिची नारुतो को लेकर सीधा ताइजू के रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ टाकामिची ताइजू से ब्लैक ड्रैगन, इजना और तेंजुको गैंग के बारे में सवाल करता है। जिस पर ताइजू बताता है कि हाँ यहाँ एक गैंग हुआ करती थी तेंजुको नाम की जो कि योकोहामा से बिलोंग करती थी। जिसके बाद टाकामिची कहता है कि आखिर ये इजना ब्लैक ड्रैगन
का लीडर कैसे बना और ये अभी टोमान गैंग में कैसे आया। ताइजू बताता है कि सबसे पहले तो ब्लैक ड्रैगन का जो असली फाउंडर था वो शिनिचिरो सानो था, यानी कि माइकी का बड़ा भाई, जो सुन टाकामिची काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बताता है कि ब्लैक ड्रैगन के फर्स्ट 3 जनरेशन तो बहुत ही अच्छे थे, वो एकदम लेजेंडरी हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद 8 जनरेशन का लीडर जब इजना बना था तो तब वो गैंग काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसका मतलब है कि ब्लैक ड्रैगन की 8 जनरेशन टोमान से भी काफी पहले बन चुकी थी, क्योंकि टोमान ने तो ब्लैक ड्रैगन की 9th जनरेशन को हराया था। टाकामिची पूछता है कि क्या इजना तुमसे भी बड़ा है और तुमसे पहले ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था, जिस पर ताइजू बताता है कि वो मुझसे 2 साल बड़ा है, क्योंकि वो S62 जनरेशन से है और ब्लैक ड्रैगन को छोड़ने के 3 साल बाद इजना ने योकोहामा में अपनी एक खुद की गैंग बनाई थी, जिसका नाम था तेंजुको गैंग, और उसने सीधा टोमान गैंग से फाइट की थी, जिसे सब लोग कांटो इंसिडेंट भी कहते हैं। और कांटो इंसिडेंट का नाम सुनकर हमें ये तो कंफर्म हो चुका है कि किसके भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। जिसके बाद टाकामिची पूछता है कि दोनों गैंग्स की फाइट में कौन जीता था, जिस पर ताइजू कहता है कि तुम खुद भी तो टोमान गैंग का हिस्सा थे, तो तुम्हें तो इस बारे में पता होना ही चाहिए ना। लेकिन फिर भी वो बताता है कि तेंजुको और टोमान गैंग की फाइट में कोई भी गैंग जीत नहीं पाई थी। तो जिसके बाद दोनों गैंग्स ही आपस में कंबाइन हो गई, जिसमें फर्स्ट इन कमांड था माइकी, सेकंड इन कमांड था किसके और थर्ड इन कमांड था इजना। तो भाई यहाँ जो कुछ भी हो जाए, किसके किसी न किसी तरह टोमान गैंग में आ ही जाता है। टाकामिची कहता है कि 1 मिनट, किसके तो मर चुका है ना, जिस पर ताइजू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो सच में मर चुका है। और यहाँ नारुतो भी बताता है कि मैंने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की थी, जहाँ मुझे पता चला कि इजना के पुलिस में काफी ज्यादा लिंक्स हैं, तो उसने रिकॉर्ड्स को चेंज करवा दिया था। ताइजू बताता है कि इजना ने किसके की नकली डेथ करवाकर उसे अब्रॉड भेज दिया था और किसके की बॉडी की जगह उन्होंने किसी और की बॉडी रख दी थी, कि जिसका मतलब है कि किसके अभी भी प्रेजेंट में जिंदा है। ताइजू कहता है कि अब क्योंकि माइकी मर चुका है और किसके अब्रॉड जा चुका है, तो अब टोमान गैंग का लीडर है इजना कुरुकावा। टाकामिची ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि आखिर कौन है ये इजना जो कि टोमान गैंग का लीडर बन बैठा है। ताइजू ये भी बताता है कि माइकी इजना पर काफी ज्यादा ट्रस्ट किया करता था, यहाँ तक कि ड्रॉकिन से भी ज्यादा ट्रस्ट उसे इजना पर था। और तब यहाँ पर कोको और इनोपी आ जाते हैं और कोको कहता है कि वाह क्या बात है, मेरे 2 फॉर्मर बॉसेस और वो भी एक ही साथ। इन्हें देखकर टाकामिची भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ताइजू कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, जिस पर इनोपी कहता है कि हमें इजना कुरुकावा से ऑर्डर मिला है तुम्हें साथ ले जाने का, क्योंकि तुम हमारे बॉस यानी कि इजना की इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हो। और भाई साहब यहाँ ताइजू हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब इडियट्स मिलकर मेरा मुकाबला कर सकते हो। तो जिसके बाद वो इन सब के सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये तो सबको पता ही है कि भाई ताइजू एक बीस्ट है और ऐसे ही किसी से डरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ताइजू टाकामिची और नारुतो को पीछे के दरवाजे से भाग जाने का कहता है और नारुतो से कहता है कि प्लीज तुम मेरे भाई की मौत का असली रीजन पता लगा कर रहना कि उसे किसने मारा था, और मुझे पूरा यकीन है कि उसकी मौत के पीछे इजना का ही हाथ है। ताइजू यहाँ पर इन दोनों की मदद करता है, जिसके बाद टाकामिची और नारुतो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और ताइजू इन सभी को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हम टाकामिची और नारुतो को देखते हैं जो कि यहाँ से बचकर भाग रहे थे, लेकिन अचानक से टाकामिची रुक जाता है और वो कहता है कि मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मुझे कोको और इनोपी से इजना के बारे में बहुत कुछ पता लग सकता है। और जैसे ही वो वापस जाने लगता है तभी एक अंधेरी गली से किसके बाहर आ जाता है और टाकामिची को शूट कर देता है, लेकिन नारुतो उसे बचा लेता है और वो बुलेट सीधा नारुतो को लग जाती है। और तभी यहाँ पीछे से इजना भी आ जाता है और वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे माइकी के कातिल हो। जो सुन टाकामिची को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और इजना ये क्यों कह रहा है कि मेरा माइकी। और तभी यहाँ पर इजना काकुचो को भी बुलाता है और उसे टाकामिची को मारने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद काकुचो टाकामिची को सीधा शूट कर देता है और दोनों यहाँ पर बहुत बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़े होते हैं और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों ऑलमोस्ट मरने ही वाले होते हैं कि तभी नारुतो टाकामिची से कहता है कि अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो और मुझे पक्का यकीन है कि इस बार तुम जरूर कामयाब होगे। और तभी टाकामिची नारुतो का हाथ पकड़कर पास्ट में टेलीपोर्ट कर जाता है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टाकामिची वापस से पास्ट में आ चुका होता है और वो सीधा भागते हुए जाता है नारुतो के पास, यानी कि छोटे वाले नारुतो के पास, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि प्रेजेंट वाला नारुतो मर चुका है। तो वो छोटे वाला नारुतो का हाथ पकड़कर वापस से प्रेजेंट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि नारुतो सचमुच में प्रेजेंट में मर चुका है, जिसका मतलब है कि अब टाकामिची यहीं पास्ट में ही फंस चुका है और वो वापस प्रेजेंट में नहीं जा सकता जब तक कि वो यहाँ सब कुछ ठीक ना कर ले। फिर इसके बाद टाकामिची काफी ज्यादा सैड भी हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे नारुतो ने हमेशा उसका साथ दिया है और नारुतो की वजह से ही वो अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँच पाया है। जिसके बाद टाकामिची वहीं बैठ जाता है और वो नारुतो से कहता है कि तुम यहाँ जा सकते हो और मुझे माफ करना तुम्हें इतनी रात को यहाँ बुलाने के लिए। लेकिन वो देखता है कि अभी भी नारुतो सामने ही खड़ा
बड़ा होता है। जिसके बाद टाकामिची नारुतो से कहता है कि नारुतो, क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, जब हिना मर चुकी थी और हम दोनों मिलकर फ्यूचर में अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उसे बचाने के लिए, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ क्योंकि तुम भी फ्यूचर में मारे जा चुके हो और पता नहीं कि मैं अकेला सब कुछ ठीक कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सब कुछ ठीक करने की और मैं हिना को और तुम्हें भी बचा कर रहूंगा। लेकिन तभी हिनाटा टाकामिची के पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है और उसे आई लव यू कहती है और साथ ही उसने सब कुछ भी सुन लिया होता है क्योंकि वहाँ हिनाटा खड़ी थी, जिसे टाकामिची नारुतो समझकर सब कुछ बता देता है। जिसके बाद हिनाटा टाकामिची से पूछती है कि फ्यूचर में तुम कितने साल के हो और जब मैं फ्यूचर में मर गई थी तो क्या तुमने मुझे तब प्रपोज कर दिया था या नहीं। टाकामिची काफी ज्यादा नर्वस होकर कहता है कि नहीं अभी तक तो एक बार भी नहीं, लेकिन हमेशा से ही मैं तुमसे शादी करना चाहता था। जिस पर हिना कहती है कि क्या तुम मुझे अभी प्रपोज कर रहे हो। टाकामिची कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो। जिस पर हिना कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तो मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। और ये सब देख रहे हो ना भाई, कितनी लॉयल बंदी है इसकी। हिना की बातें सुनकर टाकामिची फिर से काफी ज्यादा मोटिवेट होकर कहता है कि एक बार फिर से पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के बाद अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे दुश्मन कौन है और इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं अपना फ्यूचर ठीक करके ही रहूंगा। जिसके बाद टाकामिची भाग कर कहीं जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि भले ही किसके टाइम ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इस वक्त मेन बंदा है इजना और मुझे सबसे पहले पता लगाना होगा कि आखिर ये माइकी इजना पर इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करता था। और तभी इसे रास्ते में ड्रोकिन मिलता है जो कि कहीं जा रहा था और तभी यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे प्यारे माइकी की तरफ, जहाँ वो अपने नींद से अभी अभी उठकर आ रहा होता है अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और इसे देखकर तो कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये टोमान गैंग का लीडर है। फिर इसके बाद ड्रोकिन टाकामिची को लेकर सीधा माइकी के घर आ जाता है और माइकी इन दोनों को उसके रूम में वेट करने का कहता है। टाकामिची माइकी के घर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका घर काफी ज्यादा अच्छा था और उसका रूम भी एक सेपरेट जगह पर बना हुआ था। जिस पर ड्रोकिन इसे बताता है कि ये रूम असल में पहले एक गराज हुआ करता था जहाँ शिनिचिरो सानो यानी कि माइकी का बड़ा भाई बाइक्स रिपेयर करता था और हम दोनों पूरा दिन उसे यहाँ बैठकर देखा करते थे। तो खैर इसके बाद माइकी भी यहाँ आ जाता है और ये लोग इजना के बारे में बात करने लगते हैं। जिसके बाद ड्रोकिन कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ कि माइकी का जो बड़ा भाई था शिनिचिरो सानो, असल में उसी ने ही ब्लैक ड्रैगन की शुरुआत की थी। जिस पर टाकामिची कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। जेसन ड्राकन कहता है कि क्या तुम सरप्राइज नहीं हुए। टाकामिची कहता है कि मैं तो सचमुच में काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया हूँ और यहाँ तक कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। अब इसमें इस बेचारे टाकामिची की भी क्या ही गलती है क्योंकि इसे फ्यूचर और पास्ट दोनों की बातें ही याद रखनी होती हैं और साथ ही इसे तो ये बात ऑलरेडी फ्यूचर में पता चल चुकी है, तो वह कैसे सरप्राइज हो सकता है। खैर ड्रोकिन बताता है कि ये बात सिर्फ मुझे, माइकी और बाजी को पता थी और जब हमने काजोटोरा की हेल्प की थी ब्लैक ड्रैगन से लड़ने में तो हमने कोशिश की थी कि ये बात टोमान गैंग के किसी भी मेंबर को पता ना चल सके क्योंकि इससे टोमान गैंग के मेंबर ही हमारे खिलाफ हो सकते थे। माइकी कहता है कि मैंने इस बारे में अपने बड़े भाई से बात की थी कि हम लोग ब्लैक ड्रैगन की 9 जनरेशन से फाइट करने वाले हैं। जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ माइकी शिनिचिरो से कहता है कि अब ब्लैक ड्रैगन वैसे नहीं रही जैसा कि हुआ करती थी, अब वो काफी ज्यादा इविल हो चुकी है। जिस पर शिनिचिरो कहता है कि एक टाइम पर ब्लैक ड्रैगन ही मेरे लिए सब कुछ हुआ करती थी, लेकिन अब 8 जनरेशन के लीडर ने उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और वैसे भी माइकी, क्या तुम्हें पता है कि मैंने ब्लैक ड्रैगन सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ी थी ताकि तुम उसे टेक ओवर कर सको। जिसके बाद फिर से प्रेजेंट में सीन शिफ्ट हो जाता है और ड्रोकिन कहता है कि वो 8 जनरेशन का लीडर था जिसने ब्लैक ड्रैगन को पूरी तरह से चेंज कर दिया और वो था इजना कुरोकावा। जिसके बाद यहाँ माइकी की सिस्टर यानी कि एमा भी आ जाती है इन सब के लिए चाय वगैरह लेकर और टाकामिची माइकी से पूछता है कि क्या तुम इजना को जानते हो। माइकी कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कि वो कौन है। जिस पर एमा कहती है कि वो मेरा बड़ा भाई है। जो सुन सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि कौन। जिस पर एमा फिर से कहती है कि इजना वो मेरा बड़ा भाई है। और माइकी, मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया था ना इस बारे में कि मेरा लास्ट नेम कुरोकावा है। और ये सुनकर टाकामिची को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और मुझे पता है कि आप सब लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ कि असल में एमा और इजना दोनों बहन भाई हैं और बचपन में एमा को माइकी की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, जिसका मतलब है कि एमा माइकी की हाफ सिस्टर है। तो इस हिसाब से इजना भी माइकी का हाफ ब्रदर हुआ। इसके बाद टाकामिची एमा से पूछता है कि तुम इजना के बारे में क्या कुछ जानती हो। जिस पर एमा कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे बस ये पता है कि वो शिनिचिरो सानो को अपना बहुत अच्छा दोस्त और अपना बड़ा भाई मानता था और वो उसे रोज लेटर भी भेजा करता था। जिसके बाद वो शिनिचिरो सानो का एक पुराना सा बॉक्स लेकर आती है जिस पर इन्हें इजना के काफी सारे लेटर्स मिलते हैं और ये सभी लोग उन लेटर्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिनसे इन्हें ये पता चलता है कि इजना शिनिचिरो को अपना बड़ा भाई मानता था। जिसके बाद माइकी भी एक लेटर पढ़ता है और उसे पढ़ने के बाद वो वहाँ से उठकर चला
चला जाता है और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी ताज़ी हवा खाने के लिए। और जब ये लोग उस लेटर को पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इज़ना माइकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब भी शिनिचिरो माइकी के बारे में कोई बात करता था तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए इज़ना ने ब्लैक ड्रैगन को टेक ओवर किया था ताकि वो टोमान गैंग को हराकर माइकी को सबक सिखा सके। एम्मा बताती है कि इज़ना बहुत अकेला था क्योंकि मुझे तो फैमिली मिल गई थी लेकिन उसे नहीं, तो इस वजह से वो हमेशा ही एक फैमिली चाहता था। ड्रोकिन बताता है कि सबसे पहला इंसान जो कि इज़ना से मिला था वो था शिनिचिरो सानो। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इज़ना शिनिचिरो को अपना बड़ा भाई मानता था और उससे अपनी हर एक बात शेयर करता था, तो इस वजह से वो माइकी से काफी ज्यादा नफरत भी करता था। ड्रोकिन कहता है कि जो ब्लैक ड्रैगन की 9 जनरेशन का लीडर था शियुन मादारामे, उसने हमें बताया था कि वो 8 जनरेशन के लीडर की विल को पूरा करेगा, यानी कि माइकी और टोक्योमांजी गैंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए अब इज़ना ने तेंजुको नाम की अपनी एक खुद की गैंग बनाई है माइकी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। खैर इसके बाद टाकेमिची वापिस से घर आ जाता है और चीफुयू को इस बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि चीफुयू, मैंने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बताया है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और साथ ही मैं तुम पर काफी ज्यादा ट्रस्ट भी करता हूँ, लेकिन अब से मैं तुम्हें इस झमेले में नहीं घसीटूंगा और ये सब मैं अकेले ही हैंडल करूंगा, क्योंकि अब मैं वापिस से फ्यूचर में नहीं जा सकता और अब मेरे पास ये लास्ट चांस है सब कुछ ठीक करने का। और वैसे भी मुझे सब पता है कि आगे क्या होने वाला है और मुझे ये भी पता है कि मेरे दुश्मन कौन है और मुझे ये भी पता है कि अब मैं ये सब कुछ कैसे ठीक कर सकता हूँ। मुझे बस इज़ना और किसके को मारना होगा और सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा और अब से ये लड़ाई मेरी और तेंजुको की है। चीफुयू कहता है कि अच्छा तो तुम ये बताओ कि फर्स्ट डिवीजन का क्या होगा, क्योंकि तुम फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन हो और वैसे भी ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं बल्कि हम सब की है और वैसे भी हम सब फर्स्ट डिवीजन में ही हैं और तुम हमारे कैप्टन हो, तो हम तुम्हें अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसके बाद टाकेमिची के बाकी सभी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो सभी भी काफी ज्यादा जोश में होते हैं और कहते हैं कि हम सब मिलकर सेंजुको गैंग की वाट लगा देंगे। टाकेमिची भी इन सब को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये सब लोग भी काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं, लेकिन इनकी ये खुशी बस कुछ ही देर के लिए होती है, क्योंकि तभी नीचे एक गाड़ी आती है और इसे एक बंदा बाहर आता है और इसने भी टोमान गैंग की यूनिफॉर्म पहनी होती है। वो टाकामिची को नीचे बुलाता है और टाकामिची देखता है कि गाड़ी के अंदर टोमान गैंग के 5th डिवीजन का कैप्टन यानी कि मूचो बैठा था। जिसके बाद 5th डिवीजन के सभी बंदे टाकामिची के दोस्तों को घेर लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। मूचो टाकामिची की बहुत बुरी तरह से धुलाई करना शुरू कर देता है। टाकामिची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो मूचो से कहता है कि क्या हुआ भाई, हम सब लोग तो एक ही गैंग में है ना, तो फिर तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो। जिस पर मूचो कहता है कि ये इज़ना भीना मेरा काम फिजूल में ही बढ़ा देता है और इसके बाद भी वो टाकामिची को बहुत बुरी तरह से मुक्के मारता रहता है और अपने बंदों से कहता है कि इसे गाड़ी में डालो। और इसके बाद जब टाकामिची की आंखें खुलती हैं तो वो एक अंधेरी सी जगह पर होता है और साथ ही वो देखता है कि यहाँ कोको और इनोपी भी कुर्सी के साथ बंधे हुए होते हैं और इन्हें भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया होता है। और